Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastava. As you know, we have started a series on Indian geography. This is lecture number 40. हम ऑलरेडी मिनरल्स के ऊपर लेक्चर कवर कर चुके हैं. दिस इज़ 40th लेक्चर. इसमें हम लोग इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बात करेंगे. तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से इनका इवॉल्व हुआ है और इंडस्ट्रीज़ क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सभी चीज़ें इस लेक्चर में आपको क्लियर होंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर 40th लेक्चर. तो फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं. तो इंडस्ट्रीज़ जो है जस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में. मतलब आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं यूटिलिटी वाइज वो वैसा नहीं होता है. जैसे आप कोई चेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अर्थ से चेयर नहीं मिली है, उसका रॉ मटेरियल मिला है जिसको किसी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जैसे वुडन की कोई चेयर है तो उस वुड को यूज़ करके आपकी यूटिलिटी वाइज उसको कन्वर्ट किया गया है. तो इंडस्ट्री जो है क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल गुड्स. और गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स. गुड्स को हम लोग अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. फाइनल गुड्स भी होते हैं और कैपिटल गुड्स भी होते हैं. कैपिटल गुड्स मतलब जिनकी कुछ वैल्यू होती है या वो मनी ओरिएंटेड होते हैं. और ये जितनी भी चीज़ें इंडस्ट्रीज होती हैं ये सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर आती हैं. अब इकोनॉमी में अलग अलग पार्ट्स हैं आपके. जैसे प्राइमरी सेक्टर जो होता है जो नेचर पे डिपेंडेंट होता है. सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है. नेचर से जो भी चीज़ें ली जाती हैं उसको कन्वर्ट जब कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है. जैसे कि हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ जो है कुछ मिनरल बेस्ड भी होती हैं, कुछ एग्रो बेस्ड भी होती हैं. जैसे पार्ले है. पार्ले क्या कर रहा है, पार्ले जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके फिनिश जो गुड्स बनाता है वो किससे बनाता है. वो विदाउट एग्रीकल्चर वो पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कोई भी प्रोडक्ट्स बना पाए. तो वो इंडस्ट्री तो है, पार्ले एक इंडस्ट्री है, लेकिन बेसिकली उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है. तो उस तरीके से एक इंडस्ट्री जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि रॉ मटेरियल्स को यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो चाहे फाइनल गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो. और ये सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर क्लासिफाइड होते हैं. इसके बाद बात करें तो इंडस्ट्री इज़ एट द हार्ट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी. मतलब इंडस्ट्री का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी के अंदर. क्योंकि प्राइमरी सेक्टर अगर हम इंडिया के टर्म्स में भी बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ की प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है. तो एग्रीकल्चर पे हम लोग की डिपेंडेंसी बहुत है, लेकिन इसमें जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है. फार्मर्स का रेवेन्यू बहुत कम है, इसलिए इतना प्रोटेस्ट भी हो रहा है. तो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बर्डन ज़्यादा है, पैसा कम है. और सेकेंडरी सेक्टर जो है जब उसको मैन्युफैक्चर कर लेती है तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी हो जाता है. तो इंडस्ट्री जो है वो हार्ट है आपकी कंट्री की इकोनॉमी की. इट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स भी आ जाता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो भी आप माइनिंग के थ्रू मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं. इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. सर्विस जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सर्विस सेक्टर आ जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं. तो सर्विसेज जैसे टेलीकॉम है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, आपके स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये सर्विसेज हैं आपको जो मिल रही हैं. आप इंटरनेट चला पा रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस. आप जो है टीवी देख पा रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस. तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये सर्विसेज के अंदर आती हैं. आप कोई भी ऑफिस में जाते हैं वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब जो है मिलकर आपका वर्क कर रहे हैं. तो हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो अलग अलग सेक्टर से है, लेकिन उसमें इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में ऐसी कितनी सारी यूज़ है. जैसे आप मॉर्निंग में जब आपकी डे स्टार्ट होता है वहीं से आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं तो पेस्ट भी क्या है, पेस्ट भी जो है आपका एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट है. आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. आप क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट है. आप व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का रॉ प्रोडक्ट है. तो हमारी लाइफ जो है इंडस्ट्रीज़ के आसपास बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं और ये इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. तो इट इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. अब ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर यूज़ इन द मार्केट आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. और जितने भी चीज़ें हमको मिलती हैं मार्केट्स में, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो हमको रॉ फॉर्म में नहीं मिलते हैं. अब ऐसा है कि अगर आप कोई ट्यूबलाइट लेने जाते हैं तो आपको ट्यूबलाइट के मटेरियल्स नहीं मिलते हैं. मतलब वो ट्यूबलाइट किस चीज़ से मिली बनकर बनी है वो हमको नहीं मिलता है, हमें फिनिश्ड एक प्रोडक्ट मिलता है. एंड आर द रिजल्ट ऑफ सम इंडस्ट्री. और ये क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में वो फिनिश्ड होता है. तो इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरी है वर्क करती है और उस चीज़ को कन्वर्ट करती है. तो ये तो एक बेसिक हमें एक चीज़ पर समझने आई कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं, किस सेक्टर में आती हैं.
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे हुआ, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कंसिडर एज ए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को जो कहा जाता है कि टेम्पल कहा गया है, मॉडर्न टेम्पल है इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एक बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है आपका एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ जहाँ हुआ वो काफ़ी प्रॉस्परस हुआ है। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ आपका इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड आज भी सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है 17th-18th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंसिडर किया जाता है कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो सोशियो इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, आज जो हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में। तो हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज से पहले जाएं तो इंडिया वॉज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि आपकी कालीन वगैरह बनती थी, हमारे यहाँ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस थी। जैसे इंडिया का मुस्लिन, सिल्क, आर्टिस्टिक पॉटरी, ये जो है ग्रेट डिमांड में था वर्ल्ड ओवर में। मतलब लगभग ये अगर हम बात करें तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए उससे पहले हम लोग इस चीज़ में जाने जाते थे। इंडियन मुस्लिन पूरे वर्ल्ड में फेमस था, सिल्क जो इंडियन सिल्क था तो वो उसी के कारण सिल्क रूट का भी नाम पड़ा था। लेकिन जब अराइवल ऑफ इंग्लिश आया तो इसमें रिजल्ट हुआ कि धीरे धीरे इसमें गिरावट आ गई। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हमारा मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हुआ करता था, उसमें जो है एक तरीके से शैटर होना स्टार्ट हो गया। अब उसका रीज़न क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में डेवलपमेंट करने तो आई नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक सोल पर्पस था कि इंडिया से पैसा कमाना है, यहाँ का डेवलपमेंट नहीं करना है। तो अगर यहाँ की इंडस्ट्रीज डेवलप होती तो वो उनके लिए क्या फ़ायदा होता, यहाँ के लोग अमीर होते। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपने फ़ायदे के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप अ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंडिया से सामान ले जाकर ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ पे उनको फिनिश किया जाता। जैसे यहाँ का कॉटन ले जाते थे, यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद करवा दी और सब जो कॉटन था इंडिया से वो जाता था मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर में जाने के बाद वो फिनिश्ड गुड बनता था और उस फिनिश जो भी फैब्रिक आपके क्लोथ्स बनते थे वो इंडिया में इंपोर्ट होते थे और महंगे प्राइस में बिकते थे। एंड द इंपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, और वो यूरोप से इंडिया आ जाता था। अब जब वो इंडिया में आएगा तो इंडियंस को थोड़ी पैसा देगा, इंडियंस को तो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी नो इंडस्ट्री कुड बी डेवलप इन इंडिया बिफोर 1854। तो 1854 के पहले तक इंडिया में जब ब्रिटिश आए, इंडिया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। 1608 में सूरत में स्टैब्लिशमेंट भी हो गया था। मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कर रहा हूँ, आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सभी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स हुआ है। उसमें ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके कारण जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसने हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने नहीं दिया। अब जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हुई तो उनकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया गया और फाइनली जो है हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे रुका रहा 1854 तक। अब 1854 के बाद क्या हुआ, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर 1854। हमारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो 1854 के बाद हुआ है। व्हेन सम कॉटन एंड जूट मिल्स वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन मुंबई एंड कैलकाटा रिस्पेक्टिवली। अब जब ब्रिटिश ने 1818 तक इंडिया में पैरामाउंसी स्टैब्लिश कर ली थी। पैरामाउंसी का मतलब होता है कि ब्रिटिश को कोई चैलेंज नहीं दे सकता था। अब जितना भी यूरोपियन कंट्रीज आई थी इंडिया, चाहे पोर्टुगीज़ की बात कर लें, चाहे फ्रांस की बात कर लें, चाहे नीदरलैंड की बात कर लें, चाहे डचेस की बात कर लें, ये जितनी भी कंट्रीज आई थी इनको सबको ब्रिटिश ने हरा दिया था। बैटल ऑफ स्वाली होल हुआ, बैटल ऑफ बेडारा हुआ, बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ, इन सब में जो है ब्रिटिश ने सब जितने भी यूरोपियन पावर्स थे इनको भी हरा दिया और धीरे धीरे इंडियंस को भी जीतना स्टार्ट कर दिया था। जैसे एंग्लो मैसूर वॉर में आपका मैसूर वाला जो रीजन था, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनको ये इनके पास जो भी रीजन था वो जीत लिया था। एंग्लो जो आपका कार्नेटिक वॉर था इसमें फ्रांस को हरा दिया था। एंग्लो सिख वॉर में जो सिख वाला जो रीजन था उसको कैप्चर कर लिया था। बंगाल से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर करके बंगाल को कब्जे में कर लिया था। तो ऐसे करके ब्रिटिश ने इंडियंस को भी हरा दिया और आपका यूरोपियंस को भी हरा दिया। तो जब ब्रिटिश इंडिया में पैरामाउंट हो गए 1818 के बाद तो उन्होंने इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बना दिया था। अब सीधे सीधे क्राउन रूल इंडिया पे हो रहा था।
मतलब ब्रिटेन की एक उपनिवेश हुआ करता था, एक कॉलोनी हो गई थी इंडिया। जैसे आज आप बात करें अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार इंडिया से रिमोट एरिया में है, लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसका रूल चलता है वहाँ पे। तो वैसे ही ब्रिटेन जो था वो तो आपका यूरोप में था, लेकिन इंडिया उसका एक उपनिवेश बन गया था, मतलब एक कॉलोनी बन गई थी। तो जब उसने अपनी एक कॉलोनी बन गई तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन वो आफ्टर 1854 स्टार्ट किया, जब कॉटन और जूट मिल्स को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया ब्रिटिश ने मुंबई और कैलकाटा में। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपैंड हुई ड्यूरिंग 1870s व्हेन देयर वाज अ सिविल वॉर इन अमेरिका। अब अमेरिका की भी इसमें स्टोरी है कि 1870s के आसपास अमेरिका का जो सिविल वॉर था, वहाँ के लोग जो थे, अब इसमें भी ब्रिटिश का ही एक बोला जाए कि ब्रिटिश ही रिस्पॉन्सिबल थे ये अमेरिका में भी सिविल वॉर के लिए, क्योंकि अमेरिका की एक कॉलोनी हुआ करती थी। मतलब अमेरिका जो थी ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, लेकिन वहाँ पे जो सदर्न रीजन हुआ करता था तो वहाँ पे एग्रीकल्चर फेवरेबल लैंड था। जैसे उसकी कई कॉलोनीज थी अमेरिका की, जैसे कि बात करें जॉर्जिया हो गई, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, इन रीजन्स पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। तो ब्रिटिश की जब वो कॉलोनी थी तो ब्रिटिश के पास जो है लेबर्स नहीं होते थे, तो ये क्या करते थे, अफ्रीका से स्लेव्स पकड़ते थे और उनको, जो एफ्रो अमेरिकन जिनको आज कहा जाता है, उनको ले जाकर उन सदर्न रीजन्स में जो है लेबर का काम करवाते थे, खेती करवाते थे, ताकि जो है उनको कम खर्चे में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बन जाएं और वो इंग्लैंड यूरोप मार्केट में आएँ और उनसे वो फिनिश्ड गुड बनाकर पूरे वर्ल्ड में बेचें। तो अब इसके कारण जो अमेरिका में ये जो ब्लैक जिनको कहा जाता है, ब्लैक जो पर्सन्स थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जो कॉलोनिस्ट थे, उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी। तो वहाँ की जो इंडस्ट्री थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो लड़ाई जो सिविल वॉर हुआ उसके कारण डिस्टर्ब हो गई। तो अब उसका फ़ायदा किसको हुआ, इंडिया को फ़ायदा हुआ। तो इसके कारण इंडिया के अंदर 1870s में एक बूम आया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। इसके बाद आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन इंडस्ट्री गॉट अ गुड बूस्ट एज इंडिया बिकम द मेन सप्लायर ऑफ कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल एंड लिक्वर्स। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ खत्म 1918 के बाद, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा अच्छा मार्केट मिलने लगा, क्योंकि इंडियन जो मार्केट था वो मेन सप्लायर हो गया था कॉटन, वुलन और लिक्वर्स का। और गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन भी दिया था, क्योंकि अभी इस टाइम 1914 के 18 के बाद की बात करें तो उस समय भी ब्रिटिश का ही रूल चल रहा था, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रॉस्पर होने लगी थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो द पीरियड ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब हुआ था। तो द पीरियड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अ टाइम ऑफ क्राइसिस एज इंडिया गॉट इन्वॉल्व इन टू वॉर। अब देखा जाए तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, और ब्रिटिश जो थे, मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम या आपका इंग्लैंड जो था, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो जब इंग्लैंड पार्टिसिपेट करेगा तो क्या वो इंडिया को यूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल यूज़ करेगा। तो जो पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ये टाइम जो है क्राइसिस था, क्योंकि इंडिया को भी इन्वॉल्व कर दिया था ब्रिटेन ने वॉर में। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रोडक्शन फेल डाउन ड्यू टू डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो डिमांड भी कम हो गई, तो इसकी भी जो चीज़ थी कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे नीचे होने लगा। एंड लैक ऑफ कैपिटल, पॉलिटिकल अनरेस्ट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि इंडिया उसके बाद इंडिपेंडेंट भी हो गया था। ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स और लेबर स्ट्राइक्स, ये सब चीज़ें फेस करनी हुई थी उस टाइम, जिसके कारण हमारा एक सडन जो है आपका एक फॉल आ गया था हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। उसके बाद तो इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में ख़त्म हुआ, 47 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गई, और उसके बाद जो है वो आपका जो फ्री इंडिया था उसके अंदर एवोल्यूशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का। तो इसमें अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स आए। सबसे पहले आया 1948 में। अब 1948 में जो था, इंडिया ने इतना बुरा फेस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि फॉरेन कंपनीज की का ये नाम सुनकर डर जाते थे। तो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ आई थी 1948 में, वो सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए थी। अब इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो अपना सामान कहीं बाहर नहीं भेज सकती थी, बाहर की कंपनी इंडिया नहीं आ सकती थी। तो वहाँ पे रेड टेपिज्म इन पब्लिक सेक्टर, मतलब पूरी जो थी गवर्नमेंट का ही रोल हुआ करता था, जो लाल फीताशाही कहा जाता है जिसको, वो पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व थी। अब इसके कारण क्या हुआ, प्रोग्रेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर नॉट पॉसिबल। अब जब पब्लिक सेक्टर ही सब चीज़ें करेगी तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा था, और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। मतलब हर चीज़ जो होती थी इंडस्ट्रीज़ की वो गवर्नमेंट के ही गाइडलाइंस पे होती थी, तो इस तरीके से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो आई थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी कि उससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी
पॉलिसी आई 1956 में। अब प्राइवेट सेक्टर पुश टू बैकड्रॉप हैम्पर्ड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट सेक्टर टुक बेनिफिट ऑफ लूप होल्स एंड स्टेट वाज ओवरबर्डन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर जो था, इंडियन जो कंपनीज थी, वो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट करने लगी, जो भी आपकी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनके लूप होल्स के कारण, लेकिन इसमें कोई भी फॉरेन कंपनीज नहीं हुआ करती थी। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1977 में। इसमें भी कोई खास रेडिकल चेंजेस नहीं हुए फॉरेन कोलेब्रेशन के साथ, क्योंकि फॉरेन का नाम सुनकर ही सब डरते थे उस समय। फेल टू लिमिट प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स, डिनाइंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, और यहाँ पे भी फंड की हमारे पास काफ़ी कमी थी। फिर नेक्स्ट पॉलिसी आई 1980 में, जिसमें क्लोजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज होना स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ जीडीपी भी धीरे धीरे कम हो रहा था, और डिनाइंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जो आपका फंड्स थे वो भी कम थे, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रीज़ का था वो इफेक्ट हो रहा था। इसके बाद ये दो पॉलिसीज़ आई, एक आपका 1990 में फेल टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये भी कुछ खास नहीं कर पाई, और 1991 की जो पॉलिसीज़ थी इसने कुछ जाकर स्टेबिलिटी इंडिया में स्टार्ट करी है, जिसको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तब से फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में आना स्टार्ट हुई। तो एलपीजी जो हुआ वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के बाद हुआ। उसके बाद इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपका ग्रो होना स्टार्ट हुई एक वाइड लेवल पे। लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज पहले की थी, जैसे जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन इंडस्ट्रीज, ये तब भी चल रही थी। इनमें लेकिन गवर्नमेंट का रोल्स ज़्यादा हुआ करता था। बाकी जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में टाटा ग्रुप की इंडस्ट्रीज जो थी वो काम कर रही थी, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो ये टाइमलाइन है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स इंडिया में आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करें, तो क्लासीफाई ऑफ इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कैसा है, एग्रीकल्चर बेस्ड हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो, तो उसको जो है उसमें कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स में हम, जैसे मैं पार्ले का एग्जांपल आपको बता रहा था, पार्ले ग्रुप जो है वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। या अगर हम बात करें एमडीएच इज़ ऑल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे कि आपका टाटा स्टील हो गया, तो ये मिनरल बेस्ड है। इसके अलावा मराइन बेस्ड इंडस्ट्री बात करें तो इसमें जो आपका मैरीन बेस्ड जो होता है, इसमें अगर बात करें पेट्रोल इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं, नेचुरल गैस जो डेवलपमेंट है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर आ जाती हैं जो आपको सी से मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में बात करें तो फॉरेस्ट के जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। जैसे आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं हमारे इंडिया में, जैसे पतंजलि हो गई, डाबर हो गई, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा साइज़ के बेसिस पर अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ओनरशिप के बेस पे बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो इनको भी समझ लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, तो एनी मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग, अगर हमें ऐसा कोई मटेरियल जो नेचर से मिल रहा हो, तो टू बी यूज इन इंडस्ट्रीज कॉल्ड रॉ मटेरियल। और प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फूड प्रोसेसिंग। जैसे प्लांट या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी एंड लेदर प्रोडक्ट्स, ये सब क्या हैं, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है। और इसी में एक और टाइप होता है इंडस्ट्री दैट इज बेस्ड ऑन प्रोड्यूस डिराइव फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन होती हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये सब जो है रॉ मटेरियल्स के बेस पे बनती हैं। और कुछ जो होती हैं मिनरल भी बेस्ड होती हैं, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, जिंक इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, ये सब आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम ओनरशिप की बात करें तो इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज वेल। जैसे प्राइवेटली ओन होती हैं या कॉपरेटिव या स्टेट ओन होती हैं। अब जैसे प्राइवेटली ओन इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक इंडिविजुअल या ग्रुप से होता है, जैसे टाटा ग्रुप। स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जैसे बीएचईएल। इसके अलावा पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप, इसको कहा जाता है जॉइंट सेक्टर। जैसे महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड जो है एक पार्टनरशिप है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और बजाज ग्रुप जो है मिलकर ये स्कूटर बनाते हैं। इसके अलावा कॉपरेटिव सेक्टर्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को जोड़कर इनका डेवलपमेंट किया जाता है। और इसमें कॉपरेटिव सेक्टर में अगर हम बात करें तो इसमें अमूल का नाम सुना होगा। इन दिस सेक्टर स्टेट फैसिलिटेट द प्रोड्यूसर, सप्लायर एंड इवन वर्कर्स टू ओन द एंटरप्राइजेस। जैसे अमूल डेयरी जो बनी, जो आज इतना बड़ा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये कॉपरेटिव सेक्टर हो गया। तो ये ओनरशिप के बेस पे आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
बेस्ड ऑन साइज। तो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कितना उसमें अमाउंट इन्वेस्टेड है और कितना प्रोडक्शन करता है, नंबर ऑफ पीपल कितने एम्प्लॉयड हैं और कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड अ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इनपुट्स। अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैड ऑटोमेटेड प्रोडक्शन एंड इज कैपिटल एंड मैन पावर इंटेंसिव, रिक्वायर हेवी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और जो लार्ज स्केल होता है उसमें ज़्यादा आपको कैपिटल लगाना पड़ता है, मैन पावर चाहिए होता है, तो उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन स्मॉल स्केल में इतनी नहीं होती है। तो इस बेसिस पर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो लैंड की अवेलेबिलिटी हो, लेबर हो, कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट हो, पावर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। जब ये इतने फैक्टर्स मिलते हैं तब जाकर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, कुछ जोग्राफिकल थ्योरी है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कोई इंडस्ट्री ऐसी जगह खोल लें जहाँ से रॉ मटेरियल पहुँचाना इतना महंगा पड़ जाए कि वो फिनिश प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाए कि लोग उसको खरीदना ही ना चाहें, तो वो इंडस्ट्री कभी सक्सेस नहीं हो सकती। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जोग्राफिकल थ्योरी है। अगर इंडस्ट्री जो है वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, वेट लूजिंग मतलब जो नेट वेट है प्रोडक्ट का, वो नेट वेट जो रॉ मटेरियल का है उससे कम हो जाता है। मतलब आपका जब रॉ प्रोडक्ट उनके पास आता है तो उससे जो भी उसका प्रोडक्ट बनता है उसका वेट अगर कम हो जाता है तो उसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। देन द इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो होनी चाहिए वो रॉ मटेरियल जहाँ मिल रहा है वहीं होनी चाहिए। इसमें बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री। अब आपको लग रहा होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में वेट कैसे कम होता है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, अर्थ से मिलेगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, लिमोनाइट, इस तरीके के फॉर्म्स में मिलता है। जब उसको प्रोसेस किया जाता है तब आपको प्योर आयरन मिलता है। फिर आप उसको जो है इंडस्ट्रीज़ में जो अलग अलग तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गई वेट लूजिंग इंडस्ट्री। और if there is no loss or gain in the net weight of raw materials and product, then the industry can be placed anywhere। अगर net weight और raw material के अंदर कोई भी changes नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं पे भी इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। उसमें अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कॉटन, लेदर। अब जैसे कि हम बात करें मैनचेस्टर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से जाता था, इंडिया से जाता था, तो भी वो इंडस्ट्री इतनी जो है ग्रूम कर रही थी। तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो है आपका लॉस और गेन नहीं होता है। और इफ़ एन इंडस्ट्री इज़ वेट गेनिंग इंडस्ट्री, मतलब जो नेट वेट है फाइनल प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ हो रहा है, देन द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड नियर द मार्केट। मतलब जब आप रॉ प्रोडक्ट लेकर आए तो उसका वेट कम है, लेकिन जो आपका जब आपने प्रोडक्ट बना लिया तो उसका वेट बढ़ गया, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को आपको मार्केट के पास लगाना चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज़। आपने देखा होगा ये मोस्टली इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं आपका इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं सिटी के आसपास, वहाँ पे इनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि आप जो ये वेट गेनिंग इंडस्ट्री होती है कि लोगों को तक जल्दी पहुंच जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ आर यूजुअली लोकेटेड इन टेम्परेट एरियाज, जहाँ का टेम्परेचर जो है वो आपका मॉडरेट रहे। सी पोर्ट्स के पास रखा जाता है, कोल माइंस के पास रखा जाता है, ताकि जो है अवेलेबिलिटी हो, उनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। और व्हेन मेनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज बाय द प्लेस बिकम नोन एज इंडस्ट्रियल रीजन। और जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक ही रीजन में डेवलप हो जाती हैं तो उसको आप इंडस्ट्रियल रीजन कह देते हैं। दैट इज वाई द रीजन वाई गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज पावर, low transport cost and infrastructure to industries located in the backward region of the country। इसलिए जो गवर्नमेंट है कई तरह की सब्सिडी देती है, इंसेंटिव देती है कि आप ऐसे एरिया में जो है इंडस्ट्रीज़ डेवलप करो जो बैकवर्ड रीजन है, तो उनका भी ग्रोथ हो जाएगा। तो ग्रो होगा, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो गवर्नमेंट का एक तरीके से जो स्कीम्स में पैसा खर्च होता है वो कम लगेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रीज़। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री साइकिल की, तो इंडस्ट्री साइकिल में तीन चीज़ें होती हैं, स्टेप्स होती हैं। एक इनपुट होता है जहाँ मटेरियल कंपोनेंट, लेबर, रिसर्च, डेवलपमेंट लगता है। सेकंड होती है उनकी प्रोसेसिंग, प्रोसेस किया जाता है, प्रोडक्शन लाइन, असेंबली लाइन, मैनेजमेंट स्किल्स लगती हैं, और फाइनली एंड प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर एंड प्रोडक्ट सही नहीं होता है तो वापस से उसको इनपुट में भेज के प्रोसेसिंग की जाती है। तो थ्री स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इंडस्ट्रियल साइकिल में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फर्स्ट स्टेप इज पुटिंग टुगेदर द इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेप होती है प्रोसेस, जिसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में करता है, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, विविंग, डाइंग, प्रिंटिंग। और फाइनल स्टेप जो होता है फिनिश प्रोडक्ट बनना और आउटपुट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में काम होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स है इंडिया के जो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपको सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है इंडिया के, जैसे मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि आपको ये दिख रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट ये है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट, हुगली बेल्ट ये वेस्ट बंगाल में, छोटा नागपुर ये जो आपका जमशेदपुर, टाटा नगर, बोकारो ये सब जगह जो है। इसके अलावा विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट है, कोलम तिरुवनंतपुरम बेल्ट है। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइनर रीजन्स की बात करें तो इसमें अंबाला अमृतसर आ जाता है। ये जितने भी डार्क पोर्शन दिख रहे हैं ये आपके मेजर हैं, और जो लाइट पोर्शन है वो इनके नाम्स मैंने यहाँ बताए हुए हैं, जैसे अंबाला अमृतसर हरियाणा पंजाब में, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर उत्तर प्रदेश में, इंदौर देवास उज्जैन मध्य प्रदेश, जयपुर अजमेर राजस्थान, कोल्हापुर साउथ कन्नड़ महाराष्ट्र कर्नाटका में, नॉर्दर्न मलाबार केरला में, मिडिल मलाबार केरला में, अलीदाबाद निज़ामाबाद आंध्र प्रदेश में, इलाहाबाद वाराणसी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भोजपुर मुंगेर बिहार, और दुर्ग रायपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर कोरबा भी छत्तीसगढ़ में। तो ये माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जैसे ये आपको आपका यहाँ यूएसए का रीजन हो गया, इस तरफ यूरोप में हो गया आपका फ्रांस जर्मनी यूके, ये आपका रशिया का रीजन है। तो इन रीजन्स पे भी जो है होता है। तो ये वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। तो होप सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है यूपीएससी नेक्स्ट है, इस पर डेली बेसिस पर हम लोग करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं। तो आप इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो करिए, और किसी भी तरीके का कोई फीडबैक है वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।